हो गया। इसके पहले आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ाया गया। आज आपका अगला चैप्टर है जो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति नाम से ही आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। इसमें अभिव्यक्ति का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति में अगर हटा दीजिए तो व्यक्ति, ठीक है, उसे कहते हैं व्यक्ति। पहले व्यक्ति से समझिए। व्यक्ति का मतलब ये होता है जो व्यक्त करे, ठीक, जो व्यक्ति हो सके। कहने का मतलब जो कुछ बोले, जो अपने भाव को प्रकट करे, वही व्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक। अपने विचारों को आप कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? जैसे कहते हैं कि आप कितने प्रकार की आप कर सकते हो, कितने तरीके से आप अपने संचार कर सकते हो, कितने तरीके से आप संवाद कर सकते हो, कितने तरीके से आप अपनी चीज़ों को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। वो विशेष तौर पे आप कह सकते हो 3 प्रकार होता है। जैसे अगर आपसे कहा दिया जाए कि किसी से बात करिए, ठीक है, संचार करिए, संप्रेषण करिए, तो आप 3 प्रकार से संप्रेषण कर सकते हो। एक तो मौखिक, एक लिखित, एक सांकेतिक। मतलब आप संकेतों से भी लोगों को बता सकते हो हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक। अब इसी तरीके से अभिव्यक्ति के भी 3 प्रकार होते हैं। अभिव्यक्ति के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? मौखिक, लिखित और सृजनात्मक। यहाँ पर एक शब्द यही सांकेतिक को सृजनात्मक कर दिया गया है। अब मौखिक क्या है, लिखित क्या है, सृजनात्मक क्या है, इसके बारे में आपको अलग अलग दिखाया जाएगा। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि अभिव्यक्ति की जरूरत क्या है, या बच्चों के लिए अभिव्यक्ति की एक अलग मोड़ क्यों है, इनको अलग सिखाया क्यों जाता है कि आप अभिव्यक्त करना सीखिए, ठीक। तो आप देखे होंगे कि जैसे अगर आप व्यक्तित्व आपको पढ़ाया गया होगा तो व्यक्तित्व भी 3 प्रकार का होता है। व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, ठीक। तो बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जैसे कोई चीज़ सुन रहा है, कोई चीज़ उसको बोलने का मन कर रहा है, वो तत्काल बोल दे, उसको क्या कहेंगे? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी किसे कहते हैं? अंतर्मुखी कहते हैं कि कोई चीज़ हमको पूछने का मन कर रहा है लेकिन हम पूछेंगे नहीं। हमें देखिए क्लास में भी ऐसा दिखाई देता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि अगर कोई अध्यापक कोई प्रश्न पूछा तो स्वयं आता रहता है, तब पर भी ना बताकर बगल वाले बच्चे को बताते हैं कि इसको आप बता दीजिए ये चीज़ का उत्तर ये है, लेकिन स्वयं नहीं बोलना चाहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है अंतर्मुखी। तीसरा क्या है? उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब ये है कि ना बहुत ज़्यादा प्रखर होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गुप्त रहेंगे कि मतलब कम बोलने वाले रहेंगे, और दोनों में मिले जुले रहते हैं, उनको कहते हैं उभयमुखी। तो अगर मान लीजिए आप देखे होंगे कि अगर जैसे आपके सामने कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, ठीक है, तो उससे आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जल्दी से जान जाएंगे कि व्यक्ति कैसा है, किस तरीके से है, मिलनसार है कि नहीं, तमाम तरीके के उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं आप आसानी से उसके बारे में पकड़ सकते हो, जल्दी जान सकते हो। अगर वो बहिर्मुखी है तो अंतर्मुखी व्यक्ति है तो उसके बारे में व्यक्ति ज़्यादा समझ नहीं पाएगा कि क्रोधी प्रवृत्ति का है, सीधा है कि किस तरीके से है, ठीक है, झगड़ालू है, कैसे कैसे नहीं, वो जान ही नहीं पाएगा, ठीक। तो ऐसे भी लोग मानते हैं कि अगर व्यक्ति बहिर्मुखी है तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए भी जो आपका चैप्टर दिया गया है अभिव्यक्ति, इसमें भी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको ज़्यादा प्रधानता मिलती है अपेक्षाकृत लिखित अभिव्यक्ति से। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे आप भी हो सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ आप हर जगह आप लिख कर तो व्यक्त कर नहीं सकते हैं। कहाँ कहाँ पर आप लिख कर देंगे? कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी जरूरत पड़ती है जहाँ पर आपको मौखिक अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए भी मौखिक अभिव्यक्ति की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब बात ये आता है कि मौखिक अभिव्यक्ति किन किन तरीकों से की जा सकती है, इनका तरीका क्या है, कैसे बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति कराई जा सकती है। अगर आपसे कहा दिया जाए कि आपको बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा देनी है तो आप किस तरह की शिक्षा उसकी दे सकते हैं? अंत्याक्षरी करवाएंगे, ठीक है, रंगमंचन कराएंगे, बाल कवि लगवाएंगे, कवि दरबार लगवाएंगे, ठीक है, उसके बाद तमाम प्रकार के और कवि सम्मेलन करवा सकते हैं, ठीक है। अंत इस तरीके से तमाम कार्यक्रम आप करा के उनको इस तरीके का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे वो कि उनकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी हो जाए। वैसे भी बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी
करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बिना मौखिक अभिव्यक्ति के बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे आपको पता है अगर आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको मौखिक अभिव्यक्ति आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी होना चाहिए। अगर आपको राजनेता बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, वकील बनना है, तब पर भी आपको अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे अगर आप ऐसे भी समझिए कि अगर कोई भी वकील कितना भी जानकार क्यों ना हो, ठीक, कोई भी वकील कितना भी कानून का जानकार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जरूरत पड़ने पर उसको बोल नहीं पा रहा है, नियमों को जज के सामने प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो उसका जान लीजिए वो ज्ञान बेकार है। अध्यापक के भी बारे में जान लीजिए कि छात्र दो प्रकार के होते हैं ना, एक होते हैं जितना जानते हैं अच्छे तरीके से उसको लेकर प्रकट रहते हैं, उसको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोई चीज़ जैसे जानते भी जाते हैं तो वो बताना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये समस्या उस समय आ जाएगी कि अगर वो चीज़ों को बताएंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, तो कैसे आप जान पाओगे कि वो व्यक्ति फला व्यक्ति कितना जानकार है, ठीक। इसमें अब जो आप लोग हेडिंग के रूप में नोट कर सकते हैं, इसका जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसका बनता है वो होता है अभिव्यक्ति का प्रकार। उसको आप लोग लिख लीजिएगा, यही पूछा भी जाता है। मात्र आपके इस अभिव्यक्ति के चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं। इसका 3 प्रकार आपको पता ही हो चुका होगा, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सृजनात्मक। अब इसमें कभी कभी अभिव्यक्ति में इसकी विशेषता पूछ लेता है, जैसे मौखिक, इसमें पहला आप पहले के टॉपिक में बात कर लीजिए। जैसे आपका मौखिक अभिव्यक्ति हो गया, चाहे आप हेडिंग भी डाल लीजिए मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि अब जो बात करें मौखिक अभिव्यक्ति पे होगी, तो मौखिक अभिव्यक्ति पर जान लीजिए कभी कभी इसका विशेषता पूछता है, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहला चीज होना चाहिए सुशब्दता, यानी जो चीज कोई व्यक्ति बोल रहा है वो अच्छे से सुनने लायक हो। सुशब्दता का मतलब अच्छे से सुनने लायक हो। दूसरा शब्द आता है सुस्पष्टता, ठीक, यानी जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है कि उचित उतार चढ़ाव या लयबद्धता आप कह सकते हो, ठीक है, लयबद्धता शब्द इसमें डाल सकते हो। चौथा शब्द है इसका क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का क्या मतलब है? आपका टॉपिक जो हो वो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये ना हो कि एक टॉपिक इधर का एक टॉपिक उधर का, जो भी आप बोलिए जिस तरीके से आप समझाइए वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। चौथा है अस्त्रानुकूल, ठीक है, यानी कि आप जहां पर बोल रहे हो वहां का जो श्रोता हो वो आपकी बातों को आसानी से समझ सके, उसके स्तर के अनुकूल हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप छोटी कक्षा में कोई चीज़ आप बोल रहे हो, ठीक है, और आप क्लिष्ट शब्दों को बोल रहे हो, तो वहाँ पर आपके जो भी आप संभाषण कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या हो गया? क्या हेडिंग अभी आप डालें? अस्त्रानुकूल। चलिए ठीक है, इतना टॉपिक इतना इसमें बहुत है। उसके बाद अब इसकी आप नया हेडिंग डालिए, चाहे हेडिंग डाल लीजिए चाहे वैसे ही लिख लीजिए। अनुभूति, एक हेडिंग डालिए उसी में अनुभूति, क्योंकि इससे आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें काफी से महत्व मिलेगा। अनुभूत, देखिए कई विद्वान कहते हैं जो अनुभूत होता है वो अभिव्यक्ति का बीज रूप होता है, ठीक है। अब अनुभूत क्या होता है? अनुभव करना, ठीक है। जैसे आपको कोई चीज़ कह दिया जाए, मतलब कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको बताया जा रहा है तो उसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभूत होता है। कोई उसको अलग रूप में अनुभव करता है। जैसे मान के चलिए किसी चीज़ के बारे में आपको मान लीजिए डाटा ही जाए, मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझाया जाए, मान लीजिए डांटना गलत शब्द है, पहले समझाया जाए। समझाने में उसमें कई सबका अपना उसको उस शब्द को लेने का अलग अलग तरीका होगा। कोई व्यक्ति सोचेगा कि अध्यापक ने हमारे लिए जो भी कहा अच्छा कहा, हमारे अवसर के लिए कहा, हमारे जीवन के लिए कहा। कोई व्यक्ति कहेगा कि फालतू चीज़ें हैं, बेवजह बता रहे हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। कोई समझेगा कि सर जी हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, इस तरीके से कह दिए, ये सर जी गलत है। ये होती है अनुभूति। जिस तरीके से आप कह सकते हो टॉपिक को जो भी जिस तरीके से अनुभूत करता है उसी तरीके से उस चीज़ को अभिव्यक्त करने का क्षमता उसके अंदर विकसित होता है, उसी तरीके से वो अभिव्यक्त करता है।
अब ये जो अनुभूति होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वानुभूत, एक होती है गृहीत अनुभूति। तो यहाँ पर पहले आप गृहीत अनुभूति से ही समझिए गृहीत अनुभूति क्या होती है। जैसे अगर आपको हम कह दें कि आप हिमालय के बारे में 10 शब्द लिखिए, ठीक है, आप ताजमहल के बारे में 10 शब्द लिखिए, ठीक है, आप मान लीजिए ताजमहल के बारे, आप मान लीजिए लाल किला के बारे में 10 शब्द लिखिए, आप वाशिंगटन के बारे में 10 शब्द लिखिए, तो या आप महासागर के बारे में 10 शब्द लिखिए, तो ये आप क्या कहेंगे, गृहीत अनुभूति के आधार पर ही उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर बोलने के लिए कहा दिया जाए 10 शब्द आप उसमें बोलिए या लिखिए, दोनों चलेगा। तो अगर मान लीजिए कहा दिया जाए 10 शब्द इस पर बोलिए, ठीक है, महासागर के बारे में अपना विचार दीजिए या 10 शब्द लिखिए, या कहा दिया जाए कि ताजमहल के बारे में आप अपना विचार व्यक्त करिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस समय जो भी पढ़े रहेंगे, जो भी कुछ कहीं से आप पाए रहेंगे, जो भी उसको ग्रहण किए रहेंगे कहीं से, उसी के बारे में बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर किताब में आपको जो भी ताजमहल के बारे में जानकारी मिली है, टेलीविजन पे जो भी आपको जानकारी मिली है, रेडियो से जो भी आपको जानकारी मिली है, आप वही चीज़ें बोलेंगे, क्योंकि आप उसको देखे नहीं हैं, केवल आप उसको ग्रहण किए कहीं से। ठीक, ये गृहीत अनुभूति के अंतर्गत आता है। दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा टॉपिक था स्वानुभूति। स्वानुभूति में क्या होता है, जैसे अगर आपसे कहा कीजिए आप अपने पड़ोस के बारे में कुछ 10 शब्द लिखिए, या आप मेला के बारे में 10 शब्द लिखिए, या आप अपने विद्यालय के बारे में 10 शब्द लिखिए, वो क्या होता है, आपका स्वानुभूति रहता है, उसके बारे में आपको स्वयं से जानकारी रहती है और उसको आप आसानी से बोल सकते हैं। ये होता है स्वानुभूति, यह होता है गृहीत अनुभूति। अब ये पहला इसमें आप देखिए कि मौखिक अभिव्यक्ति के अंग, मतलब अंग इसके में यानी आप कहाँ से मौखिक अभिव्यक्ति करा सकते हैं। इसमें कौन कौन से अंग काम कर सकते हैं, जैसे इसका है कि मतलब किस तरीके से आप इसके पार्ट क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के कहाँ से इसको कराया जा सकता है। तो पहला है, जैसे आप चाहे इसको नोट करने चाहिए, चाहे सुनते चाहिए, जैसे बाल सभा हो गया, ठीक है, कि बाल सभा का आयोजन आप कर सकते हो, प्रार्थना सभा हो गया, बाल विवाह प्रतियोगिता हो गई, विभिन्न सांस्कृतिक सम्मेलन हो गया, उत्सव पर्व हो गया, कवि दरबार हो गया। ये सारी चीजें होती हैं, इसके अंग के रूप में होते हैं कि इन तरीकों से मौखिक अभिव्यक्ति कराई जा सकती है। अब चाहे आप हेडिंग डाल लीजिए लिखित अभिव्यक्ति के अंग। इसमें आप लिख लीजिए निबंध प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता, विवरण लेखन आदि। अब जो इसमें एक चीज टॉपिक बन रहा है, मान लीजिए मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, ये दोनों आपको पता है। आगे शब्द आ जाता है, मान लीजिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या चीज होती है, ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, ये दोनों आपको पता है। जैसे कोई चीज अपने विचारों को आप जब आप बोलकर प्रकट कर देते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, और अगर वही चीजें आप बोलने की बजाय लिख कर अभिव्यक्त कर देते हैं तो वो लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। दूसरा जो इसमें तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो आपकी अपनी सोचने समझने चिंतन करने की अनुभूति या आपका शब्द अनुभव करने की क्षमता होती है, यही सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जैसे आपसे कोई एक टॉपिक दे दिए जाए कि आप जैसे कि आप पर्यावरण के बारे में लिखिए या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखिए, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा या कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जो अलग हो, मतलब जिस पर आप कह सकते हो किताब का मैटर न मिले। जैसे आप ये कह सकते हो कि आप
अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के अनुभव के बारे में 10 शब्द लिखिए, कुछ भी इस तरीके के टॉपिक बना दिया जाए तो उसमें क्या रहेगा कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग विषय रहेगा, उनकी अलग अलग सृजन क्षमता के अंतर्गत अलग अलग तरीके से वो तथ्य प्रस्तुत करेंगे। कोई व्यक्ति रहेगा जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखना है, तो कोई व्यक्ति रहेगा उसको बहुत सारा चीज बढ़ा चढ़ा उसमें जो भी चीजें रहेंगी, जहाँ जैसे कमियां रहेंगी, जहाँ जैसे उसमें सुझाव रहेगा, सारा चीज उसमें प्रकट करेंगे। कोई व्यक्ति रहेगा उसको 4 लाइन में ही खत्म कर देगा। तो ये होता है उसकी सृजन क्षमता, वो होती है उसकी चिंतन क्षमता। जिस व्यक्ति का चिंतन क्षमता जितना अधिक रहेगा, सोचने की क्षमता जितना अधिक रहेगा, अनुभव करने की क्षमता जिसके अंदर जितना अधिक रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी सृजन क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, यानी उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को व्यक्त कर सकता है, उतना ही ज़्यादा अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जबकि जिसके पास ये सृजन क्षमता का विकास कम रहेगा, वो कम ही शब्दों में अपने विचारों को प्रकट कर पाएगा। यह होता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक, सृजनात्मक का मतलब, वैसे सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, सृजन जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है निर्माण करना। अब आप किसी भी तथ्य के बारे में क्या निर्माण कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रकट कर सकते हैं, इसी के बारे में आपको टोटल उसमें देना पड़ेगा। एक मान लीजिए आपसे और भी पूछ सकता है, अगर एक मान लीजिए परीक्षा में पूछा कि मौखिक अभिव्यक्ति के लाभ महत्व, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या लिखित अभिव्यक्ति के लाभ क्या हो सकते हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लाभ क्या हो सकते हैं। यही एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक पे आप समझ लीजिए, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि लिखित अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति के क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक, मौखिक अभिव्यक्ति के क्या लाभ हो सकते हैं। पहली बात क्या होता है, जब बालक, जैसे कोई भी बालक जो होता है, जब वो घर के वातावरण से विद्यालय के वातावरण में आता है तो उसके साथ तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ आती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, बोलने का ढंग, ठीक है, उसके बाद उठने बैठने का ढंग, ठीक है, कलम पकड़ने का ढंग, इन सब तमाम चीज़ों में तमाम बुराइयां लेकर आता है। उसको कलम पकड़ने का तरीका नहीं पता होता है, किसी से बात करने का तरीका नहीं पता होता है, उसके बाद क्या है, बच्चों से मिलने का तरीका नहीं पता होता है, बड़ों से मतलब किस तरीके से अध्यापकों से पेश आना चाहिए इसका तरीका नहीं पता होना होता है, समय की कोई पाबंदी उसके अंदर नहीं होती है। उसके बाद अशुद्धियाँ तो तमाम होती है, यानी कि राकोड़ा कहेगा या अड़ाकोड़ा कहेगा, इस तरीके से तमाम प्रकार के अशुद्धियों को लेकर हगलाना, उलाना, इस तरीके से तमाम बीमारियों को लेकर वो विद्यालय पहुँचता है। जब बच्चों में इस तरीके से अभिव्यक्ति कराई जाती है, चाहे वो लिखित अभिव्यक्ति हो, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति हो, चाहे वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति हो, तभी इन सब चीज़ों का परिमार्जन हो पाता है, तभी इन चीज़ों का शुद्धिकरण हो पाता है। तो जब विद्यालय में मौखिक अभिव्यक्ति कराई जाती है तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसके अंदर इन सारे अशुद्धियों का उसका निवारण हो पाता है। ठीक है, और तमाम क्या होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ों को होता है लेकर एक भ्रांति पैदा हो जाती है। जैसे वो समझता है कि चंदा क्या है, बताया जाता है बचपन में कि चंदा मामा होता है। ठीक है, तो उसको विद्यालय में आके पता चलता है कि ये चंदा मामा नहीं होता है, बल्कि यह एक उपग्रह होता है। आप कह सकते हो ये कौन सा के मतलब कि ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में कि उसकी अलग थिंक होती है। ये तमाम चीज़ें जो होती है उसके अंदर से वो सारी दिक्कतियाँ आप कह सकते हो कि दूर होती है, जो उसको पहले से बता दिया जाता है ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो उनके अंदर से वो कमियाँ दूर होती हैं। तमाम प्रकार की जो बोलने में अशुद्धियाँ वो अशुद्धियाँ दूर होती हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका आप कह सकते हो कि कोई बच्चा है बहुत तेजी के साथ बोल रहा है, कोई बच्चा है बहुत धीरे से बोल रहा है। अगर कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति कराई जाती है तो उसके अंतर्गत कह सकते हो वो सारी बीमारी दूर होती है, यानी आप कह सकते हो कि उसके अंदर लयबद्धता आती है। ठीक है, वो चीज़ों को उचित आरोह अवरोह क्रम में व्यक्त कर पाता है। उसके अंदर जो बलबलाने की क्वालिटी होती है वो खत्म होती है, यानी कोई चीज़ मान लीजिए जल्दी जल्दी करने की क्वालिटी होती है। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर एक अलग सृजन क्षमता का विकास होता है, उसके अंदर शब्दकोश का विकास होता है। ठीक है, उसके अंदर अभिनय की कला विकसित होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से प्रकट होती हैं, उसके अंदर तमाम प्रकार के संस्कार विकसित होते हैं। उसके अंतर्गत अपने संस्कृति को पहचानने की क्षमता प्रस्तुत होती है। उसके अंतर्गत अपने संस्कृति को व्यक्त करने की क्षमता प्रकट होती है। ये सारी चीज़ें आप मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अब लिखित अभिव्यक्ति के क्या आप कह सकते हो क्या महत्व होता है। लिखित अभिव्यक्ति में भी ये सारी समस्याएं होती हैं। लिखित अभिव्यक्ति में देखिए इस तरीके से होता है कि देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो ये विकृत होती है, यानी आप कह सकते हो कि तोतलेपन वाली जो विकृत होती है, जो व्यक्ति जैसा लिखता है, ध्यान से समझते जाइए, जो व्यक्ति जैसे बोलता है, पहले यहाँ समझिए, जो व्यक्ति जिस तरीके जिस शब्द को जैसे बोलता है, अगर वो रा की जगह रा का प्रयोग कर रहा है तो वैसे लिखेगा क्यों।
चाहे किसी का भी आजमा लेना, ये हमारी देखी हुई चीज़ है। मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हकलाने तुतलाने वाली समस्या से ग्रसित है, तो अगर जो व्यक्ति जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से उसको लिखिएगा। तो अगर उसकी आप पास लेखन अभिव्यक्ति की उसको बार बार अभ्यास कराया जाएगा, तमाम प्रकार की लेखन प्रतियोगिताओं में उसको शामिल कराया जाएगा, तो उसको ये समस्या दूर हो जाएगी। रा और ड़ा में अंतर वो प्रकट करना सीख जाएगा। दूसरा क्या है, वो अस्पष्ट यानी आप पास तो एक शब्द से एक शब्द के बीच में जो गैप होता है वो सीख जाएगा। तो जैसे क्या है कि कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होती है यह उसको ज्ञान हो जाएगी। क्या आपको पता है कि कागज और आंखों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर। तो कलम सर जी, कलम पकड़ने का लगभग 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का सकते हो, 12 इंच का सकते हो, ठीक है, 12 इंच का सकते हो, 30 सेंटीमीटर का सकते हो, ये उसके बीच की दूरी होनी चाहिए। कलम पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से कलम पकड़ना चाहिए, ये सारी चीज़। उसके बाद क्या होना चाहिए, शब्दों को किस तरीके से उसकी क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए, वाक्यों की क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए, पदबंध कैसे हो बनते हैं, शब्द किस तरीके से शब्दों में प्रवाहता कैसे आती है, गति कैसे आती है, यानी तेज गति लिखने की गति, ये सारी चीज़ें। या आप कह सकते हो कि अपने स्वयं से आप कह सकते हो विचारों को प्रकट करना, यानी किसी प्रकार का उसको लेख लिखने की उसके अंदर क्षमता विकसित हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कविता लिखने की क्षमता विकसित हो जाएगी, कहानी लिखने की क्षमता का विकास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहली बात तो एक लेखन का क्षमता का विकास हो जाएगा। ये सब कहाँ से विकसित हो सकता है, ये सब विकसित हो सकता है लिखित अभिव्यक्ति का अवसर मिलने पर, ठीक। ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक जो है लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक था छोटा है, कल जो टॉपिक है वो बड़ा रहेगा, उस पर वीडियो चर्चा होगी।